हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ संग्रह। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। मैंने यहाँ अधिनियम को शॉर्ट में लिख दिया है, अब ध्यान रखना। सेक्शन 4 क्या कहती है? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। अब देखो, सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था? ए ऑफर देता है बी को बाय लेटर कि मैं अपनी बाइक 80,000 रुपीज में बेचूंगा। ओके, 80,000 रुपीज में बेचूंगा। अब इसने इसको ऑफर भेजा और ये ऑफर इसको मिल गया, यानी कि इसने रिसीव कर लिया। अब सेक्शन 4 ये कहती है कि ये जो ऑफर है, इस ऑफर का कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कहाँ माना जाएगा? जब ये लेटर इन्होंने यहाँ से पोस्ट कर दिया ए ने इनके लिए, तभी कंप्लीट माना जाएगा इसका कम्युनिकेशन, या फिर इस ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो तब माना जाएगा जब ये लेटर इसकी नॉलेज में आ जाएगा, इसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो इसी को हम देख लेते हैं। देखो, पहली लाइन में आपको पढ़ूंगी और बेयर एक्ट के साथ में। बेयर एक्ट को मैं बार बार शो करके आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें टाइम हमारा जाएगा, तो हम टाइम को बचाते हुए अपना कर लेते हैं। आप बेयर एक्ट में देखते जाइए, मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट लाइन। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। अब इसमें जो नॉलेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज जो वर्ड है इसको आप सर्कल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। देखो, ये मैंने पूरा किया हुआ है इसको। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट तब माना जाएगा जब ये इसकी नॉलेज में, बी की नॉलेज में आ जाएगा, यानी कि जो प्रपोजल जिसके लिए किया गया है उसकी नॉलेज में आ जाएगा। क्लियर? अब हमारा सेकंड पैरा क्या कहता है? इसके लिए मैं आपको, जैसे मान, उसमें आपने देखा नहीं था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के, इसमें आपने देखा ही था कि उसको ऑफर की जानकारी नहीं थी, इसीलिए तो कोर्ट ने कहा था कि भाई इसको ऑफर नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसको ऑफर की नॉलेज ही नहीं है। तो जब इसको ऑफर की नॉलेज नहीं है तो इसको वो जो है प्राइस मिलेगा कैसे, रिवॉर्ड मिलेगा कैसे? ठीक है, अब हम देख लेते हैं पार्ट टू। पार्ट टू बियर एक्ट एक बार दिखाई देती हूँ मैं आपको। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट माना जाएगा? अब इसमें दो लोगों के लिए अलग अलग समय दिया गया है, अलग अलग टाइम दिया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो लोगों के लिए अलग अलग समय पर कंप्लीट होती है। पहला क्या है? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, और दूसरा है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, पहला है, और दूसरा क्या है? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, अब एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन? देखो, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है, ये पैरा सेकंड हम इलस्ट्रेशन बी के साथ पढ़ेंगे। इसमें आप पैरा सेकंड लिख लेना, ये पैरा सेकंड के साथ पढ़ा जाएगा पूरा। देखो, पैरा सेकंड कह रहा है आपका कि जब ये ए को जैसे ही ऑफर मिला, जैसे ही इसने ऑफर भेजा तो बी की नॉलेज में आ गया। अब बात हो रही है एक्सेप्टेंस की कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है, एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो ए के खिलाफ कब कंप्लीट हो जाएगा? तो ए के खिलाफ कंप्लीट जैसे ही बी एक्सेप्टेंस लेटर एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर देता है, जैसे ही ये इसको पोस्ट कर देगा ये इसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब बी के कंट्रोल के बाहर है और इसने इसको भेज दिया है। ओके, यही कह रहा है आपका सेक्शन, इसका सेकंड पैरा का जो फर्स्ट पार्ट है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जैसे ही उसने उसको डिस्पैच कर दिया टू हिम, उसको मतलब किसको? ए को, सो एज टू बी आउट द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, और वो बी के एक्सेप्टर मतलब बी के पावर के बाहर हो गया। तो आउट द
पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पावर से बाहर हो जाते ही वो उसके अगेंस्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये इसको वापस नहीं ले सकता। तो ये एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है ए के खिलाफ इसके डिस्पैच होते ही कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया? अब ये बी के खिलाफ कब कंप्लीट होगा? क्या ये डिस्पैच करते ही बी के खिलाफ भी कंप्लीट हो जाता है? नहीं। अब ये बी के खिलाफ यानी कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट में जो वो है एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट तब होगा जब ये लेटर इस ए की नॉलेज में आ जाएगा, नॉलेज में आ जाएगा। यही दिया गया है, देखो इसमें मैं ना चाहते हुए भी आपको ये दिखा रही हूँ। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में देखो, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब ए के नॉलेज में आएगा जैसे ही वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है रिवोकेशन, वो है रिवोकेशन। द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अब ये कब कंप्लीट माना जाएगा? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो B accepts A's proposal by a letter sent by post. The communication of the acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when the letter is received by A. यही आपको मैंने बताया इस एग्जाम्पल में, यही आपको समझाया मैंने। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पैरा देख लेते हैं, थर्ड पैरा देख लेते हैं। इसमें कहा गया है रिवोकेशन, रिवोकेशन जो है वो कब, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन रिसीवर के मतलब एक्सेप्टर के अगेंस्ट और प्रपोजर के, नहीं, प्रपोजर के अगेंस्ट और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट माना जाएगा? क्या? रिवोकेशन का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन दोनों के अगेंस्ट में कब कंप्लीट माना जाएगा? ये देखो, ए ने बी को ऑफर दिया था, वो आपने पहले उसमें देखा। ऑफर देने के बाद इसको मिल गया, इसने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा और ये इसकी नॉलेज में आ गया। इतना यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, दूसरा एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर दिया, ऑफर के बाद में इसने इसको दे दिया। ऑफर के बाद में इसने सोचा कि यार ऑफर जो दिया मैं उसको वापस करता हूँ, तो इसने रिवोकेशन लेटर भी भेज दिया। रिवोकेशन टेलीग्राम से भेज दिया इसने टेलीग्राम से भेज दिया इसको, और ये इसको मिल गया, ये इसको मिल भी गया। इसने एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर दिया और ये इसको मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रिवोकेशन टेलीग्राम है वो ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट माना जाएगा? रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट माना जाएगा और बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट माना जाएगा? देखो यहाँ पे आप आ जाओ, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it. दूसरा, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. आया होगा समझ में क्लियरली? देखो इलस्ट्रेशन से समझो, इलस्ट्रेशन सी देखो आप, इस पैरा थर्ड के साथ में आप इलस्ट्रेशन सी को जोड़ के देखना। ए रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, ए जो है टेलीग्राम से अपने प्रपोजल को रिवोक करता है। द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए के अगेंस्ट में जो रिवोकेशन है उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही टेलीग्राम डिस्पैच कर दिया जाएगा। देखो इसने ये रिवोकेशन भेजा, रिवोकेशन के बाद से इसने एक्सेप्टेंस जो है डिस्पैच कर दिया, और जैसे ही इसने ये एक्सेप्टेंस डिस्पैच किया इसका रिवोकेशन का,
तो ये इसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो गया, इसका रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है इसके अगेंस्ट में, मतलब ए के अगेंस्ट में, यानी कि प्रपोजर के अगेंस्ट में ये कंप्लीट हो गया। अब बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा? बी के अगेंस्ट में ये अभी कंप्लीट नहीं होगा, इसके डिस्पैच करते ही कंप्लीट नहीं होगा। जब ये डिस्पैच किया हुआ लेटर या टेलीग्राम जो भी है इसकी नॉलेज में आ जाएगा, इसकी नॉलेज में आ जाएगा, तब ये बी के अगेंस्ट में इस एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगा। इतनी बात हो सकता है आपको समझ आई हो। अब देखो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। ये जो ए है, ए ने अपना रिवोकेशन भेजा और अभी ये रास्ते में ही है, इसको नहीं मिला, तो क्या ये रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि ये बी की नॉलेज में नहीं आ जाएगा। अब ठीक है, इसने एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच कर दिया लेकिन अभी रास्ते में ही है, तो क्या ये ए के अगेंस्ट माना जाएगा? यस, ए के अगेंस्ट माना जाएगा, क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो डिस्पैच कर दिया और ये इसके कंट्रोल के बाहर चला गया। ओके, अब ये बी के अगेंस्ट में कब माना जाएगा? बी के अगेंस्ट में जैसे ही ये डिस्पैच लेटर जो है इसकी नॉलेज में आ जाएगा, वैसे ही ये बी के अगेंस्ट में ये रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा। आप लोगों को इतना समझ आया होगा पूरा। और ये जो सेक्शन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप इस पर ध्यान देना पूरा अच्छी तरह से। ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से लॉ से रिलेटेड, चाहे आप कॉम्पिटिशन्स में बैठो या लॉ एग्जाम दो, चाहे आप कुछ भी करो, लॉ से रिलेटेड आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाओ, जुडिशरी में बैठोगे, एलएलबी के एग्ज़ाम आप दोगे, और उसके बाद से आप क्लेट भी करोगे मान लीजिए, उसके बाद से आप नेट की अगर तैयारी करोगे, लॉ से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन हो, हर हर कंपटीशन में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप समझ गए। अभी हम सेक्शन 3 से लेकर 9 तक धीरे धीरे चलेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद से हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगी और हम कॉन्ट्रैक्ट को बहुत जल्दी से खींच लेंगे। हालांकि उसमें भी पूरा समझ समझ के करेंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ये जो सेक्शंस हैं 3 से 9 तक और ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये जैसे समझ में आ जाएगा ना उसके बाद से आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट ईजिली समझ में आने लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।